Good morning, students. Welcome back to online class. Today, we are going to discuss national income and methods of calculating national income. Chapter 4 Macroeconomics. We have already done this lesson main two topic, that is income method and expenditure method. But we have discussed, when we discuss income method, expenditure method, directly we will not get national income. हमने जब इनकम मेथड एक्सपेंडिचर मेथड को डिस्कस किया तो हमने ये चेक किया कि इनकम मेथड से जब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वी गेट NDP@FC, और जब हमने एक्सपेंडिचर मेथड को डिस्कस किया देन वी गेट GDP@MP. आज हम मेथड करेंगे दैट इज़ वैल्यू एडिड मेथड, और जब हम इस मेथड को अप्लाई करेंगे तब हमारे पास आएगा GDP@MP. एक बात तो क्लियर है, हर मेथड आपको डायरेक्टली नेशनल इनकम नहीं देता, बट हमें रिजल्टिंग में नेशनल इनकम की ज़रूरत होती है. प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने कुछ कंसेप्ट डिस्कस किए थे अबाउट एग्रीगेट्स, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था अगर हम डेप्रिसिएशन, नेट फैक्टर इनकम ऑफ अब्रॉड और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को यूज़ करते हैं तो GDP@MP, NDP@FC, GNP@MP 8 एग्रीगेट्स टोटल थे, हम उनको बड़े ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं. इसका मतलब एक बात तो क्लियर है, चाहे हम इन तीनों में से किसी मेथड को अप्लाई कर दें तो हमारे पास डायरेक्ट नेशनल इनकम नहीं आएगी. डायरेक्ट नेशनल इनकम निकालनी है तो इन मेथड्स में पहले फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद जो भी प्रोडक्ट हमारे पास आता है, जो भी एग्रीगेट हमारे पास आता है, चाहे GDP है चाहे NDP/FC है, उसके अंदर हमें कन्वर्शन करने पड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्रीगेट्स, और देन फाइनली वी रीच एट द नेशनल इनकम. Now, let's start third method, value added method. How to calculate national income by value added method? This is our third method. Some people feel that this method is very difficult and lot of confusion is there. But I think if we will understand this video properly and try to concentrate on this video, then we can easily apply this method with the help of formula. This method is also known as production method, net output method, industry originate method. In this method, we need to calculate GDP@MP. GDP@MP क्या होती है? Value of final goods and services produced within domestic territory of country during an account year. जितने भी हमारे प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, अगर उन सब की फाइनल गुड्स की वैल्यू को मार्केट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट कर दिया जाए तो हमारे पास GDP/MP आ जाता है. GDP@MP को ही ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस का आता है. तो आई हैव रिटन GDP/MP और ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, और सिंपली इट इज़ वैल्यू एडेड. व्हाट इज़ वैल्यू एडेड? वैल्यू एडेड इज अ डिफरेंस बिटवीन वैल्यू आउटपुट ऑफ एन enterprise and value of its intermediate consumption. So I have written value of GDP is equal to value of output minus intermediate consumption. Now इन सिंपल वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम मार्केट वैल्यू भी कहते हैं. किसकी मार्केट वैल्यू? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की. फाइनल गुड्स और सर्विस की मार्केट वैल्यू निकालने के लिए हम प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट पर यूनिट और क्वांटिटी पर यूनिट को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास किसी प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाती है. व्हाट मीन बाय इंटरमीडिएट कंजप्शन? इंटरमीडिएट कंजप्शन मीन एक्सपेंडिचर ऑन प्रोडक्शन. जब किसी चीज़ की प्रोडक्शन की जाती है तो जितना खर्चा हमारा नॉन फैक्टर इनपुट्स के ऊपर आता है उसको हम इंटरमीडिएट कंजप्शन कहते हैं. इंटरमीडिएट कंजप्शन इट रेफर टू वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स एक्सेप्ट फैक्टर ऑफ इनपुट्स लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. It is known as just like a expenditure on raw material, electricity bill, or simply in simple words it is a cost related to non factor inputs. इंटरमीडिएट कंजप्शन के अंदर हमारे नॉन फैक्टर आते हैं, इसके अंदर फैक्टर प्रोडक्शन को इंक्लूड नहीं कर रहे. तो जब हमारे पास किसी चीज़ की मार्केट वैल्यू आ जाती है और उसके ऊपर आने वाला जो कॉस्ट है नॉन फैक्टर उसको हम उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास GDP/MP आता है. तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया GDP/MP निकालने का? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन. तो हम अगर इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू एडिड मेथड के थ्रू GDP/MP क्लियर हो जाता है. It means GDP/MP is equal to value of output minus intermediate consumption. Okay. अब वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर हमारे पास आती है सेल प्लस चेंज इन स्टॉक.
अब सेल और चेंज स्टॉक का मीनिंग क्या है? सपोज आपने अपनी शॉप के अंदर या अपनी फर्म के अंदर कुछ सामान बनाया है, उसमें से मान लो 1 लाख रुपीज़ का सामान है, उसकी मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपीज़ है, उसमें से अगर 70,000 रुपीज़ का सामान बिक जाता है, दैट इज़ अ सेल, और 30,000 का बच जाता है, तो टोटल आउटपुट कितनी होगी? 70,000 प्लस 30,000, सो इट इज़ नोन एज सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, एंड इंटरमीडिएट कंजप्शन इट इज़ नोन एज कंजप्शन ऑफ रॉ मटेरियल। जब हम वैल्यू एडिड मेथड्स के सम निकालते हैं तो हमें स्टेट फॉर वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं गिवन होता, सम टाइम इट इज़ गिवन एज सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, और कई बार सेल भी नहीं गिवन होता, हमें डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट गिवन होता है। अब हमने जो प्रोडक्शन की है 1 लाख का मटेरियल बनाया है, तो वो ज़रूरी नहीं कि अपने ही देश के अंदर सेल हो जाए। अगर तो सारा का सारा मटेरियल अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर सेल हो जाता है तो दे कैन गिवन डोमेस्टिक सेल, बट अगर हमने कुछ सामान बाहर भेज दिया है तो देन दे कैन गिव डोमेस्टिक सेल एज वेल एज एक्सपोर्ट्स। और चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला में पता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो यहाँ पर एक नया फॉर्मूला बन गया जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, या जीडीपी एमपी इज इक्वल टू सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, या जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और हमारे पास ये कंसेप्ट इस तरह से मूव होने लगा, जिस जिस तरह की चीज़ें हमें गिवन होंगी सम के अंदर हम उस तरह के सम्स को यूज़ करते रहेंगे। नाउ फोकस ऑन इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या होती है? इंटरमीडिएट कंजप्शन दैट इज़ ए कॉस्ट ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स, इसके अंदर इसको हम कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल भी कह सकते हैं। अब ये रॉ मटेरियल हम अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर भी बाय कर सकते हैं और इम्पोर्ट भी कर सकते हैं। मान लो हमें सम के अंदर इम्पोर्ट्स गिवन है, तो वी हैव टू टेक, अगर उन्हें बाहर से सामान मंगाया है, रॉ मटेरियल मंगाया है, तो वो हमारी इंटरमीडिएट कंजप्शन के अंदर आएगा। इन फॉर्मूलों के अलावा कई बार हमें वैल्यू ऑफ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, एज वी नो हमारी इकॉनमी को 3 सेक्टर्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर से रिलेटेड, सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्री से रिलेटेड, एंड टर्शियरी सेक्टर रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग एटसेट्रा। तो मान लो हमें पूरी इकॉनमी की, वी आर डूइंग मैक्रो इकोनॉमिक्स, हमें पूरी इकॉनमी की वैल्यू गिवन है इन द फॉर्म ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर एंड वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ टर्शियरी सेक्टर, और एज वेल एज दे हैव गिवन टोटल एक्सपेंडिचर, सेम वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट इनपुट्स परचेज बाय प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। तो हम क्या करेंगे, जो वैल्यू ऑफ आउटपुट तीनों सेक्टर्स की गिवन है बेटा, इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे, और जो हमें एक्सपेंडिचर गिवन है तीनों सेक्टर का, हम उनको भी ऐड कर लेंगे, और बाद में वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ ऑल द सेक्टर हमारे पास आ जाएगी। उसी तरह से वैल्यू ऑफ इनपुट्स बाय ऑल द सेक्टर्स आएगी, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा नया फॉर्मूला बन गया जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन बाय ऑल द सेक्टर्स एंड सिमिलरली वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन ऑफ ऑल द सेक्टर, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास जीडीपी एमपी आ जाता है। सम टाइम क्या होता है कि जितनी हमने प्रोडक्शन की सेल्स, जितनी हमने प्रोडक्शन की किसी फर्म ने, वो सारा का सारा सामान ऑन दी स्पॉट हमारा सेल हो गया, तो उसके अंदर हमारे पास न तो कुछ हमारे पास चेंज इन स्टॉक बचा, ना हमने इसको अलग अलग पार्ट्स में डिस्कस किया, तो वहाँ पर हमारे पास सिंपल फॉर्मूला वैल्यू ऑफ आउटपुट मीन सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, और सेल बेटा हम कैसे निकालते हैं, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया प्राइस इनटू क्वांटिटी माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो हमारे पास जीडीपीएमपी के ये 6 डिफरेंट फॉर्मूले जिनको आप यूज़ कर सकते हो अपनी नेशनल इनकम को वैल्यू एडेड मेथड से सॉल्व करने के। जब हमने ये फॉर्मूले अप्लाई किए तो हमारे पास जीडीपीएमपी आ गया। तो बेसिकली फॉर्मूला एज वी नो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, बट हमने कहाँ पर जाना, हमने निकाली नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम बेटा फॉर्मूला क्या होता है, NNPFC, तो हम प्रीवियस एग्रीगेट्स को अप्लाई करते हैं। NNPFC निकालने के लिए हमारे पास जीडीपीएमपी हमने सॉल्व किया, तो हम क्या माइनस करेंगे, जी गिवन है, ग्रोस गिवन है, हमने नेट निकालना माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक गिवन है बेटा हमने नेशनल निकालना, तो हम इसके अंदर NFI है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम ऐड कर देंगे। मार्केट प्राइस गिवन है तो हमने फैक्टर कॉस्ट निकालनी है, तो हम इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देंगे। तो इस तरह से फाइनली बाय वैल्यू एडेड मेथड से हम नेशनल इनकम को फाइंड आउट करते हैं। तो इस फॉर्मूले के अंदर सबसे पहले आपको जीडीपी को सॉल्व करना पड़ेगा। अलग अलग फॉर्म के अंदर सम हमारे पास है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये सम सॉल्व करके देखेंगे। दिस इज़ अबाउट वैल्यू एडेड मेथड।